नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र जिसने भी जीता वो राजनीति की दिशा बदलने जा रहा है। शर्तिया राजनीति की दिशा बदलने जा रहा है। यानी अगर महाराष्ट्र को महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस ने जीत लिया तो यकीन मानिए मोदी पर दबाव पड़ेगा। और अगर मोदी ने जीत लिया महाराष्ट्र, बीजेपी ने जीता, तो फिर एक बात तय है कि जो विपक्ष है, अपोजिशन, डिमोरलाइज होगा, कमज़ोर होगा। अब सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है, इस वक्त जो चुनाव चल रहा है, जिसके नतीजे 23 तारीख को, इसी 23 तारीख को आ रहे हैं, 20 को वोटिंग है, ये बहुत ही डिसाइसिव चुनाव है, टर्निंग पॉइंट है, गेम चेंजर है। और अगर हम चुनाव के कुछ आंकड़े देखें, बड़े दिलचस्प इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर हम वो देखें तो आपको कहीं ना कहीं हवा का रुख, उसका एहसास होगा कि चुनाव शिफ्ट किस तरफ हो रहा है, महाविकास अघाड़ी की तरफ या बीजेपी की तरफ। अब कुछ आंकड़े देखिए आप। जैसे महाराष्ट्र में तकरीबन 12% दलित हैं और इतने ही 11-12% मुस्लिम हैं, 33% मराठा हैं, जिनका भी बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था मराठवाड़ा में। अगर आप टोटल करें तो 57% ये वोट है। अब ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, 2-4% इधर से उधर हो सकते हैं, मान के चलिए कि 57% है, एक बड़ा हिस्सा है। अब ये जो 57% आपको मैंने ये जो वोट दिखाया, वोट शेयर दिखाया, कहीं ना कहीं इसका जो स्विंग है, कहीं ना कहीं ये जो मूव कर रहा है, ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, यानी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, महाविकास अघाड़ी कहते हैं इसको महाराष्ट्र में, और दिल्ली में इंडिया अलायंस के नाम से जानते हैं। ये जो है इंडिया अलायंस, उस तरफ ये वोट धीरे धीरे खिसकते दिख रहे हैं और इसी से घबराहट मोदी जी को। अब ये जो आंकड़ा आपने देखा, इसमें मैंने 8-9% आदिवासी वोट नहीं जोड़े, मैंने और बाकी वोट नहीं जोड़े। मैं सिर्फ इसलिए मैंने इसका जिक्र किया क्योंकि यही वो मैजिक स्टैटिस्टिक्स है, मैजिक आंकड़ा है जिसको लेकर बीजेपी की दिल की धड़कनें बढ़ी, मोदी जी घबराए। सच कहूँ तो मोदी जी की हवा टाइट है। मोदी जी को लगता है कि कहीं ये पीडीए टाइप का गेम ना हो जाए। वो जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का गेम खेला था, जी हाँ, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, कुछ इस तरह का खेल महाराष्ट्र में भी ना हो जाए। और अगर हो गया तो फिर जीत मुश्किल है। और इसीलिए लगातार अपनी स्पीचेस में, आज की स्पीच या उससे पहले जो मोदी जी की रैलीज थी, या अमित शाह की रैली है, योगी की रैली या देवेंद्र फडणवीस की रैली है, वहाँ पर ये जो संविधान है और अम्बेडकर है, इस पर टारगेट कहीं ना कहीं तंज कसा जा रहा है। तंज कस रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी ने कहा कि जो बार बार किताब दिखा रहे हैं संविधान की, ये किताब नहीं है, ये तो लाल किताब है जिसके अंदर के जो सफ़े हैं, पन्ने हैं, कोरे हैं, कुछ लिखा ही नहीं उसमें। ये अटैक इसलिए हो रहा है कि ये जो दलित है, मुस्लिम है, मराठा है, कहीं ये एक हो गए, एक छतरी के नीचे आ गए, तो इस चुनाव में होगा क्या? कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है, सारे पन्ने कोरे। अब मोदी जी ने तो घुमा फिरा के अपनी बात कह दी, लेकिन असली बात कहने के लिए योगी जी को आगे कर दिया गया। और हिंदू वोट ना बटें, दलित हो, मराठा हो, ओबीसी हो, कुनबी हो, ये वोट ना स्प्लिट करें, एक साथ एक मुश्त ये बीजेपी को मिले। इसलिए योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, बट गए तो कट गए। ये बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि योगी जी को जो रिस्पॉन्स यूपी में मिल रहा है ये बाकी जगह, वैसा रिस्पांस अभी तक महाराष्ट्र के कई इलाकों में नहीं मिल रहा है। अब चाहे ये मोदी जी की रैली हो या अमित शाह की हो या योगी जी की हो, भीड़ उतनी दोस्तों नहीं आ रही है। खरं तर योगीजींच्या पाय आज या वाशिम जिल्ह्याला, या वाशिमच्या मातीला लागले। हे दृश्य। अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की रैली हो, शरद पवार की रैली हो, राहुल गांधी की रैली हो, संविधान समाएं हों, भीड़ उसमें देखी जा रही है। और खासकर उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए महाराष्ट्र उमड़ रहा है।
आज की तारीख में। और अगर आप कोई भी रैली देखें महाविकास अघाड़ी की इंडिया की, तो भीड़ आपको वहां दिखेगी पंडाल के चारों तरफ। अब दोस्तों, भीड़ आपने देखा महाविकास अघाड़ी की रैलीज में है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ भीड़ ही पैमाना नहीं होती कि आप जीत रहे हैं। यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी में की रैलीज में भीड़ ज़्यादा है तो वो जीत रही है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी में की रैलीज में भीड़ कम है तो वो हार रही है। ऐसा नहीं है। मुद्दे कई हैं, बहुत से मुद्दे हैं महाराष्ट्र में। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आज मैं वीडियो में आज के सामने रखने जा रहा हूँ। एक फैक्टर और भी बहुत बड़ा है जिसका अंडर करंट है, और वो है महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात लॉबी, जिसे मराठी अस्मिता बनाम गुजराती अस्मिता की बात कही जा रही। ये भी एक फैक्टर, और भी कई फैक्टर हैं। बेरोज़गारी का भी फैक्टर है, जो लाडली बहना योजना है वो भी एक फैक्टर है, उसका भी कुछ असर है। लेकिन बिग क्वेश्चन ये है, बड़ा सवाल ये है कि क्या आज की तारीख में महाराष्ट्र का जो मिजाज है उससे क्या ऐसा लगता है कि महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस उसको एज है, वो आगे है? और क्या पिछले 10-15 दिनों में जिस तरह से बीजेपी ने बाउंस बैक करने की कोशिश की है, जिस तरह से फ्रीबीज जिसे आप मुफ्त योजनाएं कहते हैं, उसका जो इम्पैक्ट देखा जा रहा है, क्या बीजेपी रिकवर कर रही है पिछले 10-15 दिनों में? और क्या लोकसभा में जो बदतर हालत थी बीजेपी की, उससे बीजेपी थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी, थोड़ा बेहतर करेगी, चुनौती देगी? ये एक बड़ा सवाल है। और आज दो खास मेहमान हैं, दोनों ही महारथी पत्रकार हैं। एक तरफ अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, जो इस वक्त आज की तारीख में वो सांगली में थे, कोल्हापुर के बगल में सांगली, लगातार दौरे पर हैं। उनको मैंने इनवाइट किया, वो सांगली से लाइव जुड़ रहे हैं, कोल्हापुर के बगल में सांगली। और हमारे साथ प्रकाश पोहरे साहब होंगे, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ होंगे नागपुर से। तो नागपुर से पोहरे साहब हैं और सांगली से अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे। और मेरा इनसे एक ही सवाल है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन महाराष्ट्र? क्या होने जा रहा है? और जो बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि साहब मैं हरियाणा कर दूंगा, महाराष्ट्र में हरियाणा की छाप दिखेगी, जैसे हरियाणा में हमने उलटफेर कर दिया ऐसा हम महाराष्ट्र में करेंगे। ये मोदी जी की गलतफहमी है या फिर सच्चाई है? मेरा पहला सवाल जो है वो वानखेड़े साहब से होगा। टाइगर, मोदी का ये कहना कि जो हमने हरियाणा में किया, जो हमने कमाल हरियाणा में कर दिया, वही कमाल हम महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो लोकसभा में हुआ था वो हुआ था, 4 महीना अब इतिहास हो गया, अब हम यहां पर कुछ नया गोल खिलाने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर मोदी जी को लग रहा है कि हरियाणा की तरह यहां भी सरप्राइज उनको मिलने जा रहा है, प्लेजेंट सरप्राइज मिलने जा रहा है, यहां भी वो महाराष्ट्र में कमाल करने जा रहे हैं, तो क्या हरियाणा रिपीट होने जा रहा है महाराष्ट्र में, या मोदी जी को गलतफहमी है, दिन में सपने देख रहे हैं मोदी? मैं सोचता हूं कि दीपक भाई, वो वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि रिपीट करने जा रहे हैं, वो एक बार दर्शकों को आप दिखा दें, तो उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हैं। अभी हरियाणा के चुनावों में बीजेपी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिली। पहले से क्या, इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिली। अब यही इतिहास महाराष्ट्र की जनता भी दोहराने जा रही है। जिस ताकत के साथ उनके खुद के चेहरे पे वो आत्मविश्वास नहीं दिख रहा है, जिस बात को वो कह रहे हैं। दूसरी बात, हरियाणा का हाउस 90 सीटों का है, ये 288 सीटों का है। हरियाणा में विधानसभा में आधी सीट, लोकसभा में आधी सीटें 10 में से 5 बीजेपी के पास थी, 5 कांग्रेस के पास थी। तो हरियाणा में भी आधा तो बीजेपी को नकारा था, आधा कांग्रेस को नकारा था। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने थी। वो सिचुएशन में आप महाराष्ट्र को नहीं रख सकते। महाराष्ट्र में बीजेपी आधी सीट पे नहीं थी, 48 में से 9 सीट पे बीजेपी है, मात्र 9 सीट। तो उस अनुपात में यदि वो रिपीट होता है तो आप देख लीजिए क्या होगा। हरियाणा में वो कहते हैं कि मेरी जीत हुई। क्या मोदी जी को यह पता नहीं 11 में से 9 मंत्री हार गए, विधानसभा के अध्यक्ष हार गए, पार्टी के अध्यक्ष हार गए? ये क्यों हार गए, किस लिए हार गए? क्या वहां मशीनों का खेल नहीं हुआ? क्या कांग्रेस
ने वहां ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? क्या हरियाणा को लेकर कांग्रेस कोर्ट जाने की बात नहीं कर रही है? और मैं एक बार और कहता हूं, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वहां बीजेपी को ये गेम करने में इजी लगता है, क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी के बहुत सारे स्लीपर सेल बैठे हैं। तो अपने लोगों द्वारा वो काम कर लेते। 17 सीटें ऐसी चली गई थी जहां जिताऊ उम्मीदवार था उनको टिकट नहीं दिया, उनके टिकट काटे गए, और थर्ड रेट उम्मीदवारों को चुनाव जिताया जो चौथे तीसरे नंबर पे आ गए। नहीं तो आप कहने क्या जा रहे हैं कि महाराष्ट्र एकदम डिफरेंट है, हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में नतीजे आने वाले नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यहां उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ नहीं है, यहां उनकी लड़ाई शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ है। यहां उनकी लड़ाई मराठी अस्मिता और गुजराती अस्मिता के बीच में है। यहां वो लड़ाई है जो महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात छोड़ के ले गए, डकैती करके ले गए, वो डकैती के बारे में सवाल पूछने की सवाल है। यहां मराठी अस्मिता, जो मराठी राजनीतिक दल थे, उनको तोड़ के नस्तनाबूद करने का जो प्रयास किया, वो मराठी अस्मिता पे जो अटैक हुआ है, सवाल उस मराठी अस्मिता का है। आप कहते हो कटेंगे तो बटेंगे, महाराष्ट्र बोले एक है तो सेफ है, तो मुझे ताज्जुब लगता है। दो बातों का आज मैं जिक्र करना चाहूंगा दीपक भाई, मुझे 30 सेकंड एक्स्ट्रा दीजिए। चलिए 30 सेकंड दिए आपको। मैं जानता हूं। पहला, एक वो कहते हैं कि हमें सेफ होना है तो एक होना है। तो देश के आजादी से 60 साल यदि कांग्रेस ने राज किया तो सनातन धर्म अनसेफ था, तब सेफ था, तब हिंदू सेफ था। ऐसा क्या हो गया 2013 के बाद, 2014 से जब से मोदी आए हैं, हिंदू अनसेफ हो गए, तो उनको एक होने की बात हो रही। ओके। दूसरी बात सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का एक वक्तव्य है कि अब हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए हाथ में हथियार भी लेने पड़ेंगे। यदि 2014 के बाद भाजपा की सरकार केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में है, और इसके बावजूद यदि यहां सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघ को हथियार उठाने पड़ते हैं, ये नाकारापन है उस सरकार का। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में बैठे हुए आकाओं को घर भेजना चाहिए। इतने कमजोर सरकार है कि हिंदू का सनातन धर्म आज संघ की तरफ देख रहा है रक्षा करने के लिए, और संघ शस्त्र उठाने की बात कर रहा है। गॉट इट जी। नहीं समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर हालत पतली है, आपको बताने के लिए कुछ नहीं। आप कहते हैं कि महाराष्ट्र जैसा, हरियाणा जैसा रिपीट करेंगे। क्यों रिपीट करेंगे? हरियाणा में आपको आधी लोकसभा मिली थी, महाराष्ट्र में आपको कितनी मिली? जी 20% मिली, 20% मिली, और 20% ले लीजिए आप। टाइगर आपकी बात पूरी तरह रजिस्टर कर ली मैंने। आपने कहा कि भाई ये जो डर दिखाया जा रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, इस तरह की जो बातें की जा रही सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की दाल बहुत पतली है, और अंदर से बेचैनी है। मैं एक चीज प्रकाश जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि टाइगर ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन की। उन्होंने कहा कि देखिए, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जिनकी दोनों की पार्टियां तोड़ के सत्ता स्थापित की थी मोदी ने, वो तो एक मुद्दा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे तो मुद्दा है, लेकिन मराठी बनाम गुजराती, मराठी वर्सेस गुजराती, ये भी एक अंडर करंट है महाराष्ट्र में। और लोगों को लगता है कि ये जो गुजरात लॉबी है, जिस तरह से ये चाहे हवाई जहाज का प्रोजेक्ट हो या बड़ी बड़ी और प्रोजेक्ट्स हो जो महाराष्ट्र से गुजरात ले गई, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। क्या आपको लगता है कि मोदी और शाह के आने के बाद मराठा वर्सेस गुजरात फीलिंग ये महाराष्ट्र में बड़ी है? प्रकाश जी आपको क्या लगता है? बिल्कुल दीपक भाई, यही बात हो गई है। अशोक ने बिल्कुल सही एनालिसिस किया है, और उन्होंने जो बोला है कि ये मराठी अस्मिता पर प्रहार है, वही इस बात का चुनावी मुद्दा है। ये बिल्कुल मैं अंडरलाइन करता हूं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एक बात ध्यान में रखिए, अभी परसों वाशिम में योगी आदित्यनाथ की सभा हुई, 15-20 हजार खुर्च्या लगाई गई थी, मुश्किल से 2000 लोग भी नहीं थे। खरं तर योगीजींचे पाय आज या वाशिम जिल्ह्याला, या वाशिमच्या मातीला लागले। हे दृश्य आहे वाशिम जिल्ह्यातील भाजप खाली कुर्सियों पे सामने भाषण दे रहे थे, और ज्यादातर जो भाषण बताए टीवी के ऊपर वो सिर्फ स्टेज का बताया, पब्लिक का बताया नहीं जानबूझ के, क्योंकि वो पोल खुल जाती थी। लेकिन हमारे कैमरामैन ने पूरा पकड़ा है उसके अंदर, पूरा वीडियो में आपको शायद भेजा भी है, वो आपने देखा। तो
और दूसरी बात में ये भी है, पहले समझ लो कि अभी जैसा जिसका जिक्र इसने किया कि इनमें कैसी फूट पड़ी है क्या है, मैं उसमें और एक बोलूंगा, आज के सारे अखबारों के अंदर एक ऐड छपी है, तो ऐड तो छपी है महायुति ने छपवाई, जिसके अंदर सारों के तीनों के चिन्ह हैं, तो उसमें मोदी का फोटो बना है, उसके सामने इनका फोटो है, फडणवीस का बड़ा वाला, और इनके जो फोटो है मुख्यमंत्री शिंदे का, वो छोटा सा है, एकदम छोटा सा फोटो है, इतना सा। मैंने वो शायद आपको भेजा भी है सुबह, ये चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। अभी मुझे बताइए भैया, आपने एडवर्टाइजमेंट किसकी छापी है? आपने छापी है पूरी यूटी की, बीजेपी की तो एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं, वो जो भी छप रहा है अभी यूटी की तरफ से छप रहा है, तो उसके अंदर कायदे से तो शिंदे का फोटो मोदी के साइड में चाहिए, बड़ा वाला चाहिए। ये फडणवीस तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, इसका फोटो कैसे छपा था? प्रकाश जी, एक चीज अगर आप ये कह रहे हैं कि मराठा बनाम गुजराती, मतलब ये जो गुजरात लॉबी है मोदी शाह, ये जब से महाराष्ट्र की राजनीति करने लगे एक फीलिंग आ गई है, तो इस फीलिंग की काट के लिए क्यों नहीं नितिन गडकरी को आगे कर दिया जाता? भाई नितिन गडकरी तो महाराष्ट्र से हैं, वो तो डाइल्यूट कर सकते हैं फीलिंग को, तो मोदी जी को चाहिए गडकरी को आगे करते हैं। प्रकाश जी क्यों आएंगे नितिन गडकरी अभी? यानी पूरी नैया डूबोने की, अभी पूरी की पूरी डूबने के कगार पे है, और तुम बोल रहे नितिन को कि ये तुम संभालो, और कल डूबे तो वो नितिन का नाम फालतू बदनाम करेंगे, तो काय के लिए आएंगे नितिन जी? वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, और आना भी नहीं चाहिए उन्होंने। मैं बोलता हूँ अभी तो इनको पूरा का पूरा ये इसको कंप्लीट टेस्ट होने दो फडणवीस की, और फडणवीस की जो आयु है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 23 तारीख तक के, 23 तारीख के बाद में फडणवीस का भी रिजल्ट आ जाएगा, और ये इलेक्शन का भी रिजल्ट आ जाएगा, और लोगों के अक्लमंदी का भी ये आ जाएगा। अरे शहरों की तरफ मत देखो दीपक भाई, आप अगर रिव्यू लेना है ना, तो कोई रिपोर्टर को आपके हमारे गांव खेड़ों में भेजो, तो पता लगेगा जूते मार रहे लोग, जूते, दूसरा कुछ नहीं करते। ओहो, अभी इतनी बेकार परिस्थिति। हाँ बिल्कुल, मतलब खेड़ा बोले तो खेड़ा मतलब गांव, विलेजेस। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो गांव है, जो देहात इलाका है, जो रूरल एरिया है, वहां पर बीजेपी की हालत बहुत खराब है। और प्रकाश जी कह रहे हैं कि साहब जूते मारने की नौबत है, जूते उछाले जा रहे हैं, जूते चप्पल चल रहे हैं। टाइगर, ये तो बात चलिए विदर्भ की हो गई, और हम कई दिन से कह रहे हैं भाई कपास का मामला हो या फिर बाकी जो है सोयाबीन का मामला हो, हालत खराब है महाराष्ट्र की, ये मैं मानता हूं। मराठवाड़ा में जैसे आज मोदी जी नांदेड़ में थे, वो कह रहे थे कि ये इलाका इस बार बीजेपी को भरपूर वोट देने जा रहा है। क्या मराठवाड़ा, जहां पर ये मराठा आंदोलन मनोज जारंगे पाटिल का हुआ, क्या मराठवाड़ा वाकई बीजेपी के हाथ में जा रहा है जैसा मोदी जी कह रहे थे, या मोदी जी गुमराह कर रहे हैं वोटर्स को? मोदी जी गुहार लगाए वोटर से। मराठवाड़ा ये ऐसा प्रदेश एरिया था जहां बीजेपी का शून्य रहा। बीजेपी को 10 में से शून्य, लोकसभा में 10 में से एक भी सीट नहीं मिली। स्वयं मोदी जी तो कह रहे हैं कि पूरी कमी पूरी करने जा रहा है मराठवाड़ा। हाँ ना, कमी करने पूरी जा रहा है ना। जो वोट थोड़े पार दिए थे, जिससे वोट परसेंटेज बढ़ा, वो भी कम होगा। जरांगे पाटिल का आंदोलन रुका नहीं है। जरांगे ये फैक्टर मराठवाड़ा में है, इसको आप दो मत नहीं कर सकते। जरांगे का ऑपरेशन, जरांगे ने अनशन रोका, लेकिन जरांगे ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बावजूद भी जरांगे का वोटर जरांगे की सुनता है, और जरांगे का वोटर एक ही कहता है, किसी भी हालत में देवेंद्र फडणवीस को घर बिठाना है। उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है एंटी देवेंद्र, और देवेंद्र बीजेपी में है। ये बीजेपी का दुर्भाग्य है मराठवाड़ा के लिए, क्योंकि देवेंद्र यदि आगे नहीं होते तो हो सकता है कि जरांगे पाटिल मदद करते। दूसरी बात, इस बार बीजेपी ने वहां कम से कम 10 से 12 मराठा उम्मीदवार दिए, लेकिन मराठा उम्मीदवार देने से आप मराठों के वोट लोगे, इसकी गारंटी नहीं। क्या आपको लगता है कि मोदी अगर गडकरी को आगे कर देते, क्योंकि ये सवाल मैंने प्रकाश जी से पूछा था, तो बात कुछ संभल जाती? क्योंकि गडकरी तो भाई महाराष्ट्र का फेस है। क्या गडकरी को आगे करते, कुछ विनोद तावड़े को आगे करते, कुछ और लीडर्स को आगे करते? मोदी के आगे आने से क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है? देखिए, इतना रायता फैल चुका है कि उसको कोई समेट नहीं सकता। आप मुझे बताइए, लोकसभा चुनाव के दौरान जो हश्र हुआ बीजेपी का, वो गंदा नाला कौन साफ करेगा? क्यों उस गंदे नाले में विनोद तावड़े उतरेंगे? देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम की जड़ में देवेंद्र फडणवीस है, ऐसा
टाइगर कह रहे हैं और लगातार प्रकाश पोहरे साहब भी कह रहे हैं कि जो भी समस्या भाजपा की है उसकी जड़ में आपको फडणवीस साहब मिलेंगे, फडणवीस साहब मिलेंगे। प्रकाश जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान की किताब को फिर से उठाया है और संविधान की वो बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, वो बैकवर्ड्स की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी इससे बेचैन है? बीजेपी को प्रॉब्लम हो रही है? आज मोदी जी ने कहा कि साहब ये जो लाल किताब है राहुल गांधी की, इसके पन्ने कोरे हैं, कुछ नहीं लिखा है इस पे, इट्स अ बिग फ्रॉड, ये बोला कि ये छल है। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है, सारे पन्ने कोरे। देखिए ऐसा है, एक बात पहले समझिए, इनके पास में साहब बोलने के लिए अभी कुछ नहीं है। लोगों के दिल बोलते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है, ऐसी एक कहावत है। उसी तरीके से इनके पास में बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो ये इस तरीके से ऊट पटांग कुत्तों भी बोलते रहो। पहली बात तो एक समझना चाहिए कि ये हमेशा सवाल करता हूं मैं खुद को या लोगों को भी कि भाई मोदी जी ये प्राइम मिनिस्टर है या बीजेपी के आरएसएस के प्रचारक है। देखिए ऐसा है कि एक आदमी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है तो वो इस तरीके से कर नहीं सकता ना। इलेक्शन इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ बीजेपी के प्रचारक बन जाएंगे। कोश्यारी गवर्नर हमारे महाराष्ट्र का काली टोपी पहन के गवर्नर में बैठा था गवर्नर हाउस में, और जब मैं उनको मिलने गया तो मुझे वो उन्होंने इतना क्लियर बोला, उस समय पे पेंडेमिक के समय पे मैं उनको गया था मिलने के लिए, उन्होंने क्या बोला मालूम है आपको? अरे पोरे साहब बोले कुछ तो भी इनके खिलाफ में दो बोले, मैं तो इनको गोल खींचने को तैयार हूं। हाउ कैन समबडी टॉक लाइक दिस? ए गवर्नर है भाई तू, वो जब जैसा सभापति है वो निष्पक्ष होना चाहिए, गवर्नर निष्पक्ष होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी निष्पक्ष होना चाहिए। ये क्या इन्होंने अभी ये छुट्टी निकाली क्या? मेरा ये मुझे ये बताइए, ये जो एक सवाल मेरा तकरीबन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको फिगर देता हूं, एक 12% मुस्लिम्स हैं, शेड्यूल ट्राइब 8% है, शेड्यूल कास्ट 12% है, मराठा 63%, 65 65%, 12% मुस्लिम, शेड्यूल ट्राइब 8% महाराष्ट्र में, शेड्यूल कास्ट 12% और मराठा 33%। अगर हम टोटल करें तो 65% है। दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा कि आंकड़े मैंने गूगल से लिए हैं, हो सकता है 2-4% ऊपर नीचे हो, लेकिन एक एस्टिमेट है कि 65% ये लोग हैं जो मोदी जी को लगता है कि ये संविधान के नाम पर कहीं ना कहीं उनसे छिटक रहे हैं। क्या ये बात सही है कि दलित, एससी, एसटी और मराठा और मुस्लिम्स ये पूरी तरह महाविकास अघाड़ी की तरफ जा रहे हैं और ये दिक्कत कर रहे हैं? बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%। देखिए मुस्लिम तो आप बिल्कुल ये छोड़ दीजिए इनको, तो ये तो बिल्कुल अभी इन्होंने मोदी जी ने क्या बोलते हो, एक जमाने में जैसे हनुमान जी ने छाती फाड़ के बता दिया था ना कि अंदर राम बसे है, मोदी जी ने छाती फाड़ के बता भी दिया ना कि आप मेरे दिल में क्या बैठे हो। वो भी कोई मानने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। और ये जो आंकड़ा आपने दिया है इससे बिल्कुल साफ है, और मैं बताता हूं आपको ये आज की बात नहीं है। देखिए इनके साथ में मुस्लिम जाने का काम नहीं, दलित जाने का काम नहीं, क्योंकि संविधान वगैरह इनके दिमाग में बैठा है। सिर्फ इसीलिए तो इन्होंने कास्ट क्या खेली है, वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग खड़े क्यों करते हैं, अम्बेडकर के लोग ये खड़े क्यों करते हैं? क्योंकि वो वोट खाने के लिए खड़े करते हैं, उनको लगता है ये मिलने वाले तो नहीं है। इन्होंने हर जगह पे मुस्लिम भी खड़े करने की कोशिश किया, लेकिन अभी लोग भी होशियार हो गए। हमारे अकोला में और उसके बाद में ये नागपुर के अंदर अनीस अहमद करके है, वंचित का टिकट लिया उसने और उसके बाद में इन समय में भरा ही नहीं। प्रकाश जी, ये जो मराठवाड़ा में आप मराठवाड़ा को जड़ से जानते हैं, क्या मराठवाड़ा में जो एक बहुमत है मराठा वोटर्स का, मराठा वोटर भी एक मुश्त जाएंगे या कुछ वोट महाविकास अघाड़ी को मिलेंगे, कुछ एकनाथ शिंदे की तरफ जाएंगे? नहीं, इतने बेवकूफ नहीं है यार वहां पे। और इतना अभी पूरा पोलराइजेशन हो गया है कि वो मुझे नहीं लगता कि अभी उनको ध्यान में आ गया है कि ये हो नहीं सकता। इसीलिए तो मनोज जरांगी ने एक भी आदमी खड़ा नहीं किया ना आखिरी के समय पे। एक्चुअली ये बात किसने किया था? शिंदे ने खुद किया था कि मैं आदमी खड़ा करता हूं। जरांगी के पीछे शिंदे है और कोई लोग बोलते कि पवार है, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि ये हो सकता है कि दोनों भी इसको खिला रहे होंगे, लेकिन इसके मनोज जरांगी के ध्यान में आया होगा
कि भैया इससे वोटों में बंटवारा होगा, इसलिए वोटों में बंटवारे करने वाले जितने भी इशू थे ये सब खत्म हो गए कंप्लीटली महाराष्ट्र के अंदर। अभी Okay, got अकोला it, के got it. अंदर ही आप कह रहे हैं कि मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा रिजर्वेशन के अग्रणी नेता थे, झंडा लेके चल रहे थे, मनोज जरांगे पाटिल ने इसलिए वो चुनाव से पीछे हटे क्योंकि वो वोट बंटने नहीं देना चाह रहे थे। यानी कहीं ना कहीं जो शिफ्ट है पर्दे के पीछे वो महाविकास अघाड़ी की तरफ है। मैं टाइगर के पास आ रहा हूँ, फिर लास्ट क्वेश्चन में प्रकाश जी से करूंगा। टाइगर, खैर चलिए, आपने बहुत कुछ आज बता दिया, अब असली बात तो बताइए कि आप भाई लगातार दौरा कर रहे हैं। कभी आप कोल्हापुर में हैं, उससे पहले आप मुंबई में, उससे पहले नासिक में, फिर नागपुर में, इस वक्त आप सांगली में। तो ये जो पूरा महाराष्ट्र की आप खाक छान रहे हो, तो जरा ये तो बता दो कि भैया निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कौन आगे दिख रहा है आपको, कौन पीछे दिख रहा है, कुछ बताइए तो टाइगर। देखिए, निष्कर्ष तो यही है कि महाविकास आघाड़ी को एज है, बिल्कुल एज है। लेकिन एक बात मैं और इसको रेखांकित कर रहा हूं, जो लोकसभा के नतीजे आ गए थे, जिस हिसाब से एनडीए गठबंधन सुपड़ा साफ हो गया था लोकसभा में, वो थोड़ा बहुत रिकवर होगा। वो रिकवर इसलिए होगा नहीं कि नरेंद्र मोदी आके कुछ कह रहे हैं या अमित शाह कुछ कह रहे हैं या संघ पर्चा बांट रहे हैं। ये इसलिए होगा कि कई जगह कैंडिडेट कॉम्प्रोमाइज हुए। जैसे मैं अभी सांगली में हूं, सांगली के पास मीरज है, मीरज में खाड़े करके एक कैंडिडेट है एनडीए गठबंधन के, और वो मंत्री भी थे, लेबर मिनिस्टर थे। उनके खिलाफ भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी। मैं व्यक्तिगत भी जानता हूं उनको, मैंने कहा भी था उनको कि बहुत मुश्किल है जीतना। अब वो मीरज में 100% जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने मैनेज किया ऐसा उम्मीदवार अपने सामने, और उद्धव ठाकरे के वहां से उस उम्मीदवार को टिकट दिलवा दिया, तो उनके लिए केक वॉक हो गया। तो ऐसे कुछ सीट्स है जहां उद्धव ठाकरे के यहाँ कुछ मैनेजमेंट चला, कुछ कांग्रेस में भी चला। विदर्भ में भी कुछ कांग्रेस में ऐसी सीटें दी गई है कि जहां अपोजिशन को मदद हो। ऐसे वैसे ही मैंने सुना कि रामटेक में भी ऐसा ही कुछ खेल हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर पिक्चर क्या लग रही है? क्या बीजेपी बहुत तेजी से रिकवर कर रही है? देखिए, या महाविकास अघाड़ी आपको लगता है आगे है और महाविकास अघाड़ी को पटरी से उतारना मुश्किल होगा? महाविकास अघाड़ी आगे है, सरकार महाविकास आघाड़ी की बन रही है। डर यह है कि महाविकास आघाड़ी को किसी भी प्रकार से 165 का आंकड़ा पार करना होगा। यदि महाविकास आघाड़ी 150 भी रुक जाती है, जो मेजोरिटी से मात्र 5 सीटें आगे है, ऐसे में बीजेपी इस सरकार को 2 महीने टिकने देगी, उसके बाद फिर खेल होगा। ओके, फिर खेल होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को कम से कम 160 के ऊपर जाना होगा। अगर बहुत थिन मेजॉरिटी है, अगर बहुमत से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये इसका मतलब कभी भी अमित शाह मोदी मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, जो उन्होंने पिछली बार किया। प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी रिकवर कर रही है, थोड़ा आगे बढ़ रही है, या महाविकास अघाड़ी अभी भी अपनी जीत को कंसोलिडेट कर रही है? महाविकास अघाड़ी को एज है, महाविकास अघाड़ी आगे है? नहीं, देखिए दीपक, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था आपको कि पोजीशन फर्क पड़ा है। मैंने जैसे पहले बोला था कि 25-75 का पहले विषय था, अभी 40-60 हो गया। इसमें बेवकूफी महाविकास आघाड़ी भी के भी कुछ लोगों की है। जैसे कि एक जमाने में विदर्भ के अंदर सेना की काफी सीटें थी, लेकिन जैसा जिसका जिक्र अशोक ने किया, वो रामटेक के अंदर जो सीट का था, वहां पे ये गलत कैंडिडेट दे दिया। अभी आप सोचिए कि पश्चिम विदर्भ के अंदर इन्होंने 7 सीटें दिया सेना को, और पूर्व विदर्भ यानी नागपुर वगैरह जो रीजन है हमारा, वहां सिर्फ एक आदमी खड़ा है। अभी मुझे बताइए कि नागपुर के तो एक भी शिवसेना का आदमी कहां पे भी घूम नहीं रहा, बोलते क्या करना है हमको छोड़ दो। यानी 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आदमी है, 6 डिस्ट्रिक्ट के पूर्व इसके अंदर, और उधर के साइड में 7 लोग हैं सिर्फ खड़े, पश्चिम विदर्भ में 5 डिस्ट्रिक्ट में 7। आप कह रहे हैं कि शिवसेना को थोड़ी विदर्भ में सीट ज्यादा देनी चाहिए थी। 62 सीट्स हैं विदर्भ में, थोड़ी ज्यादा सीट देनी चाहिए थी, वो नहीं दी। लेकिन कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ले लिया, यहाँ पे कांग्रेस ने ले लिया। तो उससे क्या हुआ है कि अनिश्चित रिबेल खड़े हो गए ना, उसमें रिबेल हो गए। नहीं, समझ गए, हमने रेबल पे किया। कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि क्या महाविकास अघाड़ी को मोदी शाह आखिर में रोक देंगे? पैसे के दम पर, सरकारी योजनाओं के दम पर, फ्रीबीज के दम पर क्या रोक देंगे, या पब्लिक पैसा तो ले लेगी? जो कैश ट्रांसफर हो रहा है लाडली बहना का या लाडले लड़का भाऊ का, या तमाम जो योजनाएं हैं, क्या
पब्लिक पैसा लेने के बाद वोट महाविकास आघाड़ी को कर सकती है? देखिए, शहरों के लोग तो पैसा लेंगे, वोट भी देंगे, उनको कोई लेना देना नहीं किसानों से। मर रहा मरने दो, गांव खेड़े में ये होने वाला नहीं, पैसे ले लेंगे लेकिन वोट तो देने वाले नहीं है भाजपा को। इतनी बात पक्की समझिए, एक विषय। और दूसरी बात में ऐसा है इसके अंदर कि जिस तरीके से ये क्या बोलते हैं उसको हुआ है अपना वोटों का और लोगों के इसके दिमाग का बंटवारा, उससे ये खास यानी दिख रहा है, जैसा कि मैंने जिसका उल्लेख किया कि वाशिम के अंदर योगी आदित्यनाथ की उन्होंने सभा रखी, आदमी नहीं गए वहां पे। ये हो रहा है और इसका चित्र दिख रहा है, एक्सपोज हो रहा है ये। इसे बिल्कुल लिटमस टेस्ट है योगी की इसकी। टाइगर, अजीत पवार की बात नहीं, आखिरी क्वेश्चन अजीत पवार पे। क्या अजीत पवार की हालत वही है जो देवेंद्र फडणवीस की है? उससे भी बुरी है। ओहो, उससे भी बुरी है। अब अजीत पवार डिरेल हो गए हैं। अब अजीत पवार अपने भाषणों में मिमिक्री करने लगे हैं। अजीत पवार, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो बीजेपी पे हमला बोल दे, कि जयंत पाटिल पे हमला बोल दे, कि शरद पवार पे हमला बोल दे, कि वो फिर अपने पे हमला बोल दे। अब वो मामला बस अब चुनाव तक का है। चुनाव के बाद उन्होंने यदि राजनीतिक संन्यास लिया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उनके पास उनके लिए कुछ बचा नहीं है। टाइगर कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हालत खराब अजीत पवार की है। अजीत पवार जो महायुति यानी एनडीए से आते हैं, उनकी हालत खराब है। शरद पवार के सगे भतीजे देवेंद्र फडणवीस जो ब्लू ऑइड बॉय मोदी जी के रहे और संघ का भी उनको समर्थन मिला, देवेंद्र फडणवीस की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। टाइगर का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो पोजीशन इस वक्त है उसमें महाविकास आघाड़ी को एज है। हालांकि बीजेपी थोड़ा बहुत रिकवर कर रही है, लेकिन जीत की जहां तक बात है तो महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी। प्रकाश साहब का कहना है कि भाई बीजेपी का आलम यह है कि चाहे मोदी की सभा हो, चाहे योगी की सभा हो, चाहे बटेंगे तो कटेंगे कहिए, चाहे संविधान को लाल किताब कह के उसका मजाक उड़ाइए, हकीकत यह है कि कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियां खाली दिख रही हैं। बहरहाल आज के पैनल्स जो दोनों ही हमारे पैनलिस्ट थे, दोनों विदर्भ से आते हैं, महाराष्ट्र को समझते हैं, और मैं कहूंगा कि एक टाइगर है तो एक लायन है। इस वक्त महाराष्ट्र के दोनों का एक चीज कहना है, दोनों का एक बात कहना है कि इस वक्त जो अंडर करंट है महाराष्ट्र में वो मराठी वर्सेस गुजराती है, मराठी वर्सेस गुजराती है। और ये जो अंडर करंट है ये कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता को जगा सकता है, ये इनका कहना है। और टाइगर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सांगली से समय निकाला हमारे लिए, ये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रकाश जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक आपने लॉल जगा रखी है और महाराष्ट्र की जो जमीन है उसकी जो सुगंध है वो आप हमेशा रोज कुछ ना कुछ महका देते हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू सो मच टाइगर।